नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो। डेफिनेटली आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 144 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 144 में बोलते हैं विच इज द उपवेदा ऑफ सामवेदा। तो बोलते हैं सामवेद का उपवेद जो है वो कौन सा है। आपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सुने हैं सारे के सारे। तो सामवेद का अगर उपवेद पूछा गया है तो वो है गंधर्व वेद। ऑप्शन बी सही आंसर है। सामवेद नाम से पता चल रहा है कि ये किसके साथ डील करता है, तो ये म्यूजिक के साथ जो है वो डील करता है। म्यूजिक के साथ डील करता है, ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सामवेद से रिलेटेड कि सामवेद जो है, ये वेद जो है इसमें कितनी रचनाएं हैं। तो सामवेद में कुल 1875 रचनाएं जो हैं वो रचनाएं हैं इसमें, और इसमें से भी जो है वो 75 अतिरिक्त शेष जो है वो ऋग्वेद से जो है वो ली गई है। और इंडियन म्यूजिक का विकास जो है इसी वेद से हुआ है, ये माना जाता है। अगर हम वेदों की बात करते हैं तो वेद का मतलब ही क्या होता है, ज्ञान, जानना, ये वेद का मतलब होता है। वेदों में ऋग्वेद आता है जिसमें क्वेश्चन बनता है कि कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के कौन से मंडल से जो है गायत्री मंत्र जो है वो लिया गया है, तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ऋग्वेद किसके साथ डील करता है, ये रिचुअल्स, कर्मकांड के साथ जो है वो डील करता है। सामवेद किसके साथ डील करता है, ये डील करता है आपका म्यूजिक के साथ। अथर्ववेद आपका मेडिसिन वगैरह के साथ जो है वो डील करता है। तो ये आपने जान लिया वेदों के बारे में। इसी तरह का क्वेश्चन कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ये ऋग्वेद का उपवेद है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे इंपॉर्टेंट है। 145 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। तो बोलते हैं अशोक के कौन से मुख्य शिलालेख का संबंध पशु बलि रोकने से है। तो अशोक का एक मुख्य शिलालेख ऐसा है जिसका संबंध जो है वो पशु बलि रोकने से है। अगर आपने जो हमने पीछे मैराथन डिस्कस की थी 2-3 दिन पहले, वो अगर आपने देखी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया था। अभी यहाँ पर डिस्कस हो रहा है तो अशोक का जो पहला ही रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट है पहले नंबर का, वो जो है वो डील करता है पशु बलि की निंदा से। पशु बलि की निंदा से डील करता है। अगर हम अशोक के ही जो अशोक के ये अलग अलग रॉक एडिक्ट हैं इनकी बात जो है वो करते हैं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन यहाँ से भी जो है वो क्लियर हो जाता है। पहला क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि अशोक बैटल ऑफ कलिंग कब हुई थी। अशोक के द्वारा जो बैटल ऑफ कलिंग लड़ी गई थी वो 261 ईस्वी पूर्व जो था वो लड़ी गई थी। 261 ईस्वी पूर्व जो है वो आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि बैटल ऑफ कलिंग कौन से रॉक एडिक्ट में जो है वो मैंशन की गई है। 13वें नंबर का जो रॉक एडिक्ट है वहाँ पर बैटल ऑफ कलिंग की बात की गई है। अशोक की जो धम्म की नीति थी उसकी व्याख्या जो है वो कौन से रॉक एडिक्ट में की गई है, तो 11वें नंबर का जो रॉक एडिक्ट है वहां पर की गई है। मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है एक रॉक एडिक्ट में, वो है दूसरे नंबर का रॉक एडिक्ट। ये आपने ध्यान रखना है। राजकीय जो अधिकारी हैं जिसमें युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक ये सब लोग आते हैं, इनको जो है वो 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश है, और ये रॉक एडिक्ट नंबर तीसरे में जो है वो आता है। और भरी घोष की जगत धम घोष की घोषणा, तो भेरी घोष की जगत धम घोष की घोषणा जो था वो चौथे रॉक एडिक्ट में जो है वो की गई है। इस तरह के पूछे नहीं गए हैं परंतु ऑप्शन में दिए गए हैं, तो बस पता होना चाहिए। धम्म की नीति की व्याख्या जरूरी है जो कि 11वें शिलालेख में है। कलिंग का युद्ध का वर्णन जरूरी है जो कि 13वें शिलालेख में है। और अशोक के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसने किस धर्म को अपनाया था, तो अशोक ने जो था वो बुद्ध धर्म को जो था वो अपनाया था। अशोक ने जो था वो मोगली पुत्तिस के प्रभाव में आकर जो था वो बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बाद में चलकर अलग अलग गुरुओं के प्रभाव में भी ये आए। ये सब ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 146 क्वेश्चन नंबर। 146 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछते हैं, बोलते हैं गीता गोविंद बुक वॉज रिटन बाय। तो बोलते हैं गीत गोविंद किताब के लेखक जो हैं वो कौन है, तो गीत गोविंद किताब जो है ये जयदेव के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जब भी ग्रंथों की बात आती है तो ये गीत गोविंद जो है एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बारे में तो आपने ध्यान रखना ही है। साथ में कुछ और भी ऐसी इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं जिनके बारे में आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है, पढ़े तो आपने ज़रूर होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि
राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कलहन के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई। कादम्बरी जो था वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। हर्षचरित के द्वारा बाणभट्ट लिखी गई, सॉरी बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई और बाणभट्ट के द्वारा ही जो था वो कादम्बरी लिखी गई। और महाभाष्य जो था ये ग्रंथ था, ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र ग्रंथ जो था वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। इंडिका ग्रंथ जो था वो मैक्सथनीज के द्वारा जो था वो लिखा गया। और मुद्रा राक्षस जो है ये भी ग्रंथ था जो विशाख दत्त के द्वारा जो है वो लिखा गया। और गीत गोविंद का आपको पता चल गया जयदेव के द्वारा जो था ये लिखा गया था। तो ये राइटरों के बारे में आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 147। बोलते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर पेंटिंग रीच्ड एट इट्स जेनिथ। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार हमने पढ़ा है कि पेंटिंग जो था वो जहांगीर के कार्यकाल के दौरान अपने जेनिथ पर जो था वो पहुंची थी। 147 का ऑप्शन बी जहांगीर जो है वो सही आंसर है। अगर हम मुगलों की बात करते हैं तो मुगलों में देखो कौन कौन से मुगल शासक जो हैं वो आते हैं। मुगलों की अगर हम जब भी बात करते हैं तो मुगलों में सबसे पहले जो बाबर थे वो आते हैं, हुमायूं आते हैं, अकबर आते हैं, तो ये सारे आते हैं। अकबर के बाद और भी आए, परंतु बाबर की बात करते हैं तो बाबर को जो है वो माना जाता है कि इसने ही मुगल वंश की स्थापना भारत में की थी। इसने जो था वो इब्राहिम लोधी को जो था वो बैटल ऑफ पानीपत में हराया था, पहले पानीपत के युद्ध में। उसके बाद हुमायूं के बारे में हमने पढ़ा है कि जो कन्नौज की लड़ाई थी 1540 में हुई थी, यहाँ पर हुमायूं जो था वो शेरशाह से हार गया था। अकबर की अगर हम बात करते हैं तो अकबर की बैटल ऑफ सेकंड पानीपत आती है जो कि 1556 में हुई थी, जिसमें अकबर जो था वो जीत गया था। और उसके बाद आते हैं जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम, और जहांगीर की जो आत्मकथा थी वो थी तुजुके जहांगीरी। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था। और जहांगीर के कार्यकाल के दौरान इनके इसका जो कार्यकाल जब इसका शासन कर रहा था ये, तो कैप्टन हॉकिंस जो था वो आए थे। इसके अलावा सर थॉमस रो भी जो था वो यहाँ पर आए थे। और 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति जो था वो दे दी थी। इसने कहा था कि आप यहाँ पर फैक्ट्री लगा सकते हैं। और ये भी आपको पता है कि जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां के साथ जहांगीर ने जो था वो नूरपुर भी विजिट किया, और नूरपुर का नाम वहीं से जो था वो नूरपुर पड़ा, पहले धमेरी हुआ करता था। और फिर कांगड़ा का भी विजिट जो था वो इन्होंने किया था, क्योंकि जहांगीर ही सक्सेसफुल रहा था कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने में या करवाने में कह लीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन जान लिए। जहांगीर के बाद जो था वो शाहजहां आया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। और पेंटिंग तो आपने जान ही ली। 148 में बोलते हैं मोपला रिबेलियन टुक प्लेस इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था। अगर मोपला विद्रोह की बात की जाती है कि ये विद्रोह जो था वो कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह भी हमने पहले पढ़ रखा है कि ये विद्रोह जो था वो 1921 में जो था वो हुआ था। 1921 में जो था वो मोपला विद्रोह जो था वो हुआ था। अब मोपला विद्रोह, इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए? मोपला विद्रोह के अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन बन जाएगा कि ये मोपला विद्रोह कौन से स्टेट में हुआ था, कौन से इंडियन स्टेट में हुआ था। तो ये हुआ था 1921 में केरला स्टेट में। और ये एक्सटेंडेड वर्जन था एक खिलाफत मूवमेंट का। ये आपको पता होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट का ये एक एक्सटेंडेड जो था वो वर्जन माना जाता है। और ये जो था वो एंटी हिंदू मूवमेंट था, ये ध्यान रखिए। एंटी जमींदार मूवमेंट था, एंटी ब्रिटिश जो था वो मूवमेंट था। तो ये सभी के एंटी था, एंटी जमींदार भी था, एंटी हिंदू भी था, एंटी ब्रिटिश भी था। ये आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग विद्रोहों के बारे में पूछ लेता है। तो नील का विद्रोह भी हुआ था, ये 1859-60 में जो था वो हुआ था। पावना विद्रोह 1875 से 85 के बीच में जो था वो हुआ था। दक्कन का विद्रोह 1874-75 में जो था वो हुआ था। इक्का आंदोलन भी हुआ था, ये 1920-21 में हुआ था। बरदौली सत्याग्रह 1928 में जो था हुआ था। तेभागा आंदोलन हुआ था, ये 1946 में जो था वो हुआ था। इसके अलावा कुछ ऐसे आंदोलन हैं जो जनजातीय आंदोलन भी कहलाए, जैसे कि सन्यासी विद्रोह हो गया 1770 में, ये बंगाल में जो था वो शुरू हुआ था। और इसके अलावा अहोम विद्रोह हो गया, ये 1828 में जो था वो शुरू हुआ था। कोल विद्रोह हो गया, ये 1831 में जो था वो शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह हो गया, ये 1855 में जो था वो शुरू हुआ था। और ये विद्रोह होते क्यों थे? मैक्सिमम जो विद्रोह थे उस टाइम वो या तो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध होते थे या जमींदारों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उसके विरुद्ध जो था वो होते थे। बहुत सारे हमने विद्रोह जो था वो जान लिए। अब रटने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर भी एक दो बार डिस्कस करेंगे, इसके बाद भी तो रिवाइज होते रहेंगे और याद जो है
वो आपको रहेंगे खुद ब खुद। 149 देखिए, बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स ड्यूरिंग विच सेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन से अधिवेशन में जो था वो 2 दलों में विभाजित हो गई थी। ये 2 दल थे, गरम दल और नरम दल। तो ये सूरत का सेशन था, ये 1907 का सेशन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस दौरान गरम दल के कुछ अलग नेता थे और नरम दल के कुछ अलग नेता थे। गरम दल के जो नेता थे वो उसमें कौन कौन से आ जाते थे? गरम दल के नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष जो था वो आ जाते थे। जो नरम दल के नेता थे, नरम दल के नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले आ जाते थे, दादा भाई नौरोजी आ जाते थे, मदन मोहन मालवीय आ जाते थे, ये लोग आ जाते थे। इसी के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें, घटनाएं या फिर आप चीज़ें आप कह लीजिए कि हुई, जैसे कि 1905 में जो था वो बंगाल का विभाजन हो गया था और इस दौरान बनारस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1906 में स्वराज शब्द का प्रथम बार उपयोग किया गया और कलकत्ता में ये सेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी जो था वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1907 में जो सूरत का सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो था वो रास बिहारी घोष कर रहे थे। 1908 में मद्रास में सेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष ने ही की। आपको पता होना चाहिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन था वो 1885 में बम्बई में हुआ था और WC बनर्जी जो था वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और दूसरा सेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ और दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। महात्मा गांधी ने कौन सा सेशन प्रिजाइड किया? इन्होंने 1924 का बेलगाम सेशन जो था वो प्रिजाइड किया था, जो कर्नाटक में हुआ था, ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने रिवाइज कर ली। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं पन्नालाल घोष इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नाम आपने पन्नालाल घोष जरूर सुना होगा, कुछ लोगों को याद आ गया होगा, कुछ लोग कन्फ्यूजन में अभी भी होंगे। पन्नालाल घोष जो है वो फ्लूट, बांसुरी से जो है वो संबंधित हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित हैं। और भी ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाले अलग अलग प्लेयर हैं जिनके नाम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गए? अगर बांसुरी फ्लूट की ही बात की जाएगी तो हरि प्रसाद चौरसिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। वीणा सबसे पहले ऑप्शन में दिया गया है। वीणा के साथ जो है वो डोरास्वामी अय्यनगर जो है वो जुड़े हुए हैं। KR कुमारास्वामी जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। वायलिन की अगर हम बात करते हैं तो वायलिन के साथ जो है वो कौन जुड़ा हुआ है? वायलिन के साथ जो है MS गोपाल कृष्णन जुड़े हुए हैं और TN कृष्णा जुड़े हुए हैं और अल्लाह राखा खान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सितार की अगर हम बात करते हैं, सितार के साथ रविशंकर जुड़े हुए हैं। रविशंकर के अलावा निखिल बनर्जी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हराशंकर भट्टाचार्य अगर एग्जाम में पूछ ले जाए तो ये भी सितार के साथ जुड़े हुए हैं। और अली अकबर खान ये सरूद के साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन खान जो हैं ये भी सरूद के साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तबला के साथ अल्लाह राखा खान जो हैं वो जुड़े हुए हैं, तबला के साथ, ये ध्यान रखिए। और अल्लाह राखा खां कहीं हमने किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ तो नहीं जुड़े थे, परंतु ध्यान रखना कि ये तबला के साथ ही जो है वो अल्लाह राखा खान जो है वो जुड़े हुए हैं। तबला के साथ अल्लाह राखा खान जुड़े हुए हैं, ये पता होना चाहिए एग्जैक्टली आपको। तो ये हमने बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमने जान लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द इंडियन स्पाई फर्स्ट म्यूटेंड ड्यूरिंग द, तो बोलते हैं कि किसके दौरान जो था वो भारतीय सिपाहियों ने पहली बार विद्रोह जो था वो किया था। तो भारतीय सिपाहियों ने जो पहली बार विद्रोह किया था वो किया था बैटल ऑफ बक्सर में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बैटल ऑफ बक्सर की हम जब भी बात करते हैं तो ये बैटल कब हुई थी? 1764 में जो था वो हुई थी, ये आपने ध्यान रखना होता है। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि बैटल ऑफ बक्सर जो था मुगलों और मीर कासिम के बीच में जो था वो हुई थी। इसमें नवाब मुगल सम्राट थे और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो था वो अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध को जो था वो जीत लिया था। जब ये बैटल ऑफ बक्सर जीत गए ना तो बैटल ऑफ बक्सर ने जो था वो जो कंपनी यहाँ पर होती थी ब्रिटिशर्स की, उसको एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप जो था वो दे दिया था। इसके बाद 1765 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा एक संधि भी जो था वो हस्ताक्षर की गई और संधि को जो था, इस संधि को इलाहाबाद की पहली संधि जो था वो कहा गया। इस संधि के अनुसार क्या था? इस संधि के अनुसार ब्रिटिशर्स को जो है वो कड़ा तथा इलाहाबाद के क्षेत्र में एक हर्जाने के रूप में जो है वो 50 लाख रुपया मिले थे और मुगल सम्राट को जो था वो 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में देने का प्रावधान भी जो था वो यहाँ पर किया गया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि भी हुई थी, वो भी 1765 में ही हुई थी। और इससे पहले अगर युद्धों की बात करें तो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो इससे पहले हो गया था। 1757 में जो था वो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो हुआ था। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की अगर हम बात करते हैं
तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो 1765 से 1769 के बीच में जो था वो हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में हैदर अली जो रूलर थे मैसूर के, उन्होंने डिफीट किया था ब्रिटिश फोर्सेस को, और ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में जो था वो इसके ऊपर हस्ताक्षर जो था वो किए गए थे। और रोहिल्ला वॉर की बात करते हैं तो रोहिल्ला वॉर पहला जो हुआ था वो 1773 और 1774 के बीच में जो था वो हुआ था। 1773 और 1774 के बीच में हुआ। और ये जो फर्स्ट रोहिल्ला वॉर था ये वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ था। किसके? वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान। ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं द फर्स्ट इंडियन टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट इन 1882 वॉज। तो बोलते हैं 1882 में कारावास भुगतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय जिसने 1882 में कारावास भुगती थी उसका क्या नाम था? ये नाम जब आपसे पूछा गया है तो ये नाम है सी विजय राघवाचारी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सी विजय राघवाचारी जो है ये इंपॉर्टेंट नाम है। इनको क्यों जेल हुई थी? तो ये हिंदू मुस्लिम दंगों को लेकर ही जो था वो एक भीड़ जो था वो आक्रोश में आ गई थी और मस्जिद को जो था वो गिरा दिया गया था। परंतु इनको जो सज़ा हुई थी, इनको 10 साल की सज़ा हुई थी। इनके साथ 9 और लोगों को जो था वो 10 साल की सज़ा हुई थी। और अंडमान निकोबार की जो उस टाइम की एक भयानक सज़ा जो है वो मानी जाती है वो इनको हुई थी। अब इन्होंने उसके बाद कोर्ट में अपील की और अपील की इन्होंने कुछ जो अपने पक्ष रखे वो कोर्ट को जो था वो वैलिड लगे और इनको जो था वो रिहा कर दिया गया था। इनके साथ जो अन्य आरोपी थे उनको भी जो था वो फिर बाद में चलकर रिहा कर दिया गया। तो ये इनके बारे में पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा कि सी विजय राघवाचरण कौन थे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ से बाल गंगाधर तिलक की, तो आपको पता है कि ये गर्म दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के नेता थे। और मोतीलाल नेहरू की अगर बात करते हैं तो मोतीलाल नेहरू ने जो था वो स्वराज पार्टी का गठन किया था। इन्होंने स्वराज कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था और 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया मोतीलाल नेहरू ने। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक को जो था वो अरेस्ट कर लिया गया था। इनके ऊपर सेडिशन के जो था वो आरोप लगे थे 1908 में। और इनको जो है वो लोकमान्य का टाइटल भी जो है वो दिया जा चुका है। होम रूल मूवमेंट जो इन्होंने 1960 में लॉन्च की थी, 1916 में लॉन्च की थी, उसके लिए उसके दौरान जो था इन्हें लोकमान्य का टाइटल जो था वो मिला था। और गोपाल कृष्ण गोखले जी की अगर हम बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले जी का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इन्होंने जो था वो क्या किया था। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो था वो स्थापना की थी। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो कौन से ईयर में की गई थी? ये अराउंड 1905 जो था वो की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा जो था वो एक 1911 में न्यूज़पेपर चलाया गया था, हितवादा न्यूज़पेपर था। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो किसके गुरु कहलाते हैं? ये जो है पॉलिटिकल गुरु कहलाते हैं महात्मा गांधी जी के। ये पता होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस इन चारों के चारों लीडर्स के बारे में पता चल गए। 18 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं व्हेन डिड द कम्युनिस्ट पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। बोला है कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो भारत में कब अस्तित्व में आई? कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो भारत में अस्तित्व में आई थी कौन से ईयर में? 1925 में। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा गया है। कहाँ पर? अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में। और आपने ध्यान रखना है यहाँ से और भी क्वेश्चन कि क्या क्या क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी से। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो था वो 1925 में जो था वो अस्तित्व में आई थी। और एस्टेब्लाइज इसको किसके द्वारा किया गया था? एसपी घाटे थे, एसपी घाटे थे जिनको पहला जो था वो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। ये आप ध्यान रखिए। और कानपुर में जो था वो इसको एस्टेब्लाइज किया गया था। और 1925 में सीआर दास का देहांत भी हुआ था। ये भी पता होना चाहिए सीआर दास के देहांत कब हुआ था? 1925 में जो था वो हुआ था। एक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आती है जो एमएन रॉय के द्वारा ताशकंद में स्थापित की गई थी 1920 में। उसको भी ध्यान रखिएगा, सीपीआई जिसको आप कहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा पता चल गया आपको। 1920 ताशकंद, ये सब ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बोलते हैं एट विच ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वॉज महात्मा गांधी प्रेजेंट। तो आपको पता है गांधी इरविन समझौता जब हुआ तो उसके बाद महात्मा गांधी ने जो था वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो था वो अटेंड किया था। और वो थी 2nd नंबर की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और ये जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन 2nd
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कब हुई थी, ये भी 1931 में ही जो था वो हुई थी। अगर हम पहली की बात करते हैं कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो कब हुई थी, तो वो 1931 में हुई थी। 1930 नवंबर में ये स्टार्ट हुई थी, जनवरी 1931 तक जो था वो चली थी। और दूसरी 1931 में ही हुई। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो 1932 में जो था वो हुई थी। और आपने ध्यान रखना है कि 1932 में क्या हुआ था, पूना समझौता, पूना पैक्ट जिसको आप कहते हैं, वो भी हुआ था। और कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा कब की गई थी, 1932 में ही जो था वो कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा जो था वो की गई थी। इसके अलावा इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 1940 में अगस्त समिट हुआ, अगस्त प्रस्ताव आया था। और क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये भी 1942 का है। और CR फार्मूला 1944 का है। वेवेल योजना जो है वो 1945 की है। कैबिनेट मिशन योजना जो है वो 1946 की है। तो ये सारी योजनाएं आपने जान ली, परंतु आपको ये यहाँ से ज़रूर ज्ञात होना चाहिए कि 1931 में जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उस दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ था, ये पता होना चाहिए। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता जो था वो 1931 में कर रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। अभी पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइए कि काकोरी जो कांड हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था। काकोरी कांड जो हुआ था वो कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, उसके बारे में जितना आप बता सकते हैं शॉर्ट में, मतलब आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और बाकी लोग भी आपके उन थोड़े से शब्दों को जो है वो समझ जाएं। तो जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। मेंस में भी पूछे जा सकते हैं काकोरी कांड में, कोई काकोरी कांड के बारे में क्वेश्चन अगर नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता है गिरिराज पत्रिका में भी हमने जो था वो क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस किया था, एक मेंस का, जिसमें हमने HPGK का एक मेंस का और प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किए हैं। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ जो है वो मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। और गिरिराज पत्रिका जो अभी तक एडिशन हमने डिस्कस की हैं उनके 1 लाइन क्वेश्चन है वो भी आपको टेलीग्राम पर सच मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।